अब जब हमने डीएनए को चॉप चॉप कर दिया है, उसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट प्रोसीजरल स्टेप पे, विच इज अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, हम सारे फ्रैगमेंट्स को उनके शेप और साइज के बेसिस पे एज वेल एज उसके चार्ज के बेसिस पे सेपरेट करते हैं। ठीक है। अब इसमें एग्जैक्टली करते क्या है, हम लेते हैं एक केमिकल विच इज अगारोस। अगारोस क्या होता है सर? हमें अगार अगार क्या होता है ये पता है, बराबर है बेटा? जो अगार अगार होता है, उस अगार अगार का प्योरिफाइड वर्जन को हम अगारोस कहते हैं। तो इस अगारोस को हम जेली जैसा सब्सटेंस बना के कुछ ऐसा बना देते हैं, ऐसे मोल्ड में डाल देते हैं उसको, जहां पे कुछ डिप्रेशंस बनाए जाएंगे, कुछ इस प्रकार के डिप्रेशंस बनाए जाएंगे यहाँ पे। इन डिप्रेशंस के अंदर हम सारे केमिकल्स डाल देंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको बना के दे देता हूँ। यहाँ पे हम समझते हैं इसी चीज को, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है वो वाला, इसलिए कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे हमने वो सारे डीएनए फ्रैगमेंट्स डाल दिए। ठीक है, और दीज आर डीएनए फ्रैगमेंट्स, और यहाँ पे हम एक स्टैंडर्ड डालेंगे। स्टैंडर्ड क्या होता है? स्टैंडर्ड वो होता है जिसका मॉलिक्यूलर वेट इज सेम एज दैट ऑफ इंसुलिन जीन। जब हमें इंसुलिन जीन से ही मतलब है, तो हम चाहते हैं कि इंसुलिन जीन का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, उसी मॉलिक्यूलर वेट का कोई भी दूसरा केमिकल हम यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, वो केमिकल यहाँ पे डाल देने के बाद व्हाट डू वी डू इज, इस एंड पे हम नेगेटिव इलेक्ट्रोड रखेंगे, इस एंड पे हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड रखेंगे। यानी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा। ऐसा क्यों सर? बिकॉज डीएनए खुद नेगेटिवली चार्ज होता है। तो जब वो खुद नेगेटिव चार्ज होगा, तो वो नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा और वो भागेगा टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। अब जब वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ भाग रहा है, तो उसके वजन और शेप के बेसिस पे वो सेपरेट होते जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, लेट्स से मैंने तीन बॉयज को सिलेक्ट किया है, वो तीनों बॉयज का सेम वजन है, 50 kg 50 kg 50 kg। अब मैं बॉय नंबर 1 को 5 kg दे रहा हूँ एक्स्ट्रा बैगेज, बॉय नंबर 2 को 10 kg एंड बॉय नंबर 3 को 15 kg, और बोल रहा हूँ कि चलो भागो। तो सबसे आगे कौन भागेगा? ऑब्वियस सी बात, 5 kg वाला, बिकॉज उसके पास कम वजन है। और सबसे पीछे कौन रहेगा? 15 kg वाला। वहां यहाँ पे भी सेम चीज होता है, जो सबसे बड़ा डीएनए का फ्रैगमेंट होगा वो हैवी हो जाएगा, तो हमेशा पीछे छूट जाता है। और जो सबसे छोटा डीएनए का फ्रैगमेंट रहेगा, वो आगे तक भागता है, यानी दूर तक रहेगा, वो पॉजिटिव एंड की तरफ रहेगा। ठीक है। अब जब ये सेपरेट हो जाते हैं, तो डायरेक्टली सेपरेट नहीं, मतलब सेपरेट हो जाएंगे, बट उसको डायरेक्टली हम देख नहीं पाते। तो देखने के लिए हम ऐड करेंगे इथिडियम ब्रोमाइड। वी ऐड समथिंग कॉल्ड एज इथिडियम ब्रोमाइड। इथिडियम ब्रोमाइड जब ऐड करेंगे, तो दिस वन, इथिडियम ब्रोमाइड, is identified to be as intercalating agent। इसका क्या मतलब हुआ सर? मतलब बेटा कि अगर ये डीएनए है कुछ इस प्रकार से, तो इस डीएनए के अंदर जाके, दो डीएनए फ्रैगमेंट के बीच में जाके, वो कुछ इस प्रकार से फंस जाता है। जब वो इस प्रकार से जाके फंस जाता है, तो वहीं पे वो चिपका हुआ रहता है, और यूवी लाइट के अंदर वो चमकेगा, ऑरेंज, ब्राइट ऑरेंज कलर का चमक दिखाएगा। तो जब हम इथिलियम ब्रोमाइड डाल देंगे, तो हमको डीएनए के फ्रैगमेंट्स कुछ ऐसे चमकते हुए दिखाई देंगे, और स्टैंडर्ड वाले में भी हमको कुछ इस प्रकार से चमक दिखाई देगी। तो दोनों को हम मैच कर सकते हैं। इसका मॉलिक्यूलर वेट और इस फ्रैगमेंट का मॉलिक्यूलर वेट सेम हो गया, यानी इस फ्रैगमेंट के अंदर इंसुलिन का जीन है। तो हम इस फ्रैगमेंट को कट करके इसमें से डीएनए को एल्यूट कर देंगे। इस प्रोसेस को कहते हैं एल्यूशन। एल्यूशन क्या होता है? डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना फ्रॉम अगारोस जेल। ठीक है, तो वी आर डूइंग व्हाट, वी एल्यूट डीएनए फ्रैगमेंट। आर वी क्लियर? तो ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप ऑल्सो, जहां पे हमने इंसुलिन का डिजायर्ड जीन ले लिया है। अब इस जीन को हमें एंटर करवाना है इनटू, ओके, सबसे पहले हम इस जीन को मल्टीप्लाई करेंगे। इस जीन को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड एज पॉलीमरेज, विद द हेल्प ऑफ अ मशीन दैट इज कॉल्ड एज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये मशीन सबसे पहली बारी कैरेम्यूलस नाम के एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था।
ठीक है, इन द ईयर 1985, this particular machine is where we are utilizing high temperature for amplification of DNA. This works in three steps. The very first step is denaturation step that occurs at somewhere around 91 to 92 degrees Celsius. ठीक है, you consider it to be as 91 डिग्री सेल्सियस. ये 91 डिग्री सेल्सियस पे होता है. अब यहाँ पे सिनेरियो क्या होता है ना बेटा कि एक ही साथ सारा रिक्वायरमेंट डाल दिया जाता है मशीन के अंदर और फिर वो मशीन को बोलते हैं कि चलो अब तुम डीएनए बनाते जाओ. ठीक है, तो पहले हमें ये देखना है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हम डलता है इसके अंदर. तो रिक्वायरमेंट्स में सबसे पहला रिक्वायरमेंट इज ऑफ कोर्स टेम्पलेट डीएनए. द वेरी फर्स्ट रिक्वायरमेंट दैट वी वांट इज टेम्पलेट डीएनए. द सेकंड रिक्वायरमेंट दैट वी वांट will be nothing but magnesium ions that will act as cofactor for activation of the enzyme. Plus you will require DNTPs, यानी सारे न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए होंगे हमको बेटा. The third thing that we require is primer. हमें चाहिए होंगे प्राइमर. प्राइमर्स हमेशा दो टाइप के होंगे बेटा. यू कैन हैव फॉरवर्ड प्राइमर एंड यू विल हैव रिवर्स प्राइमर. ये फॉरवर्ड प्राइमर और रिवर्स प्राइमर्स क्या होते हैं वो बताता हूँ थोड़ी देर. ठीक है, एंड द लास्ट थिंग दैट यू रिक्वायर इज थर्मो स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम. थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यानी ऐसा एंजाइम जो हाई टेम्परेचर में भी स्टेबलाइज रहता है, टूट नहीं जाता. बिकॉज जनरली हम पढ़ चुके हैं कि एंजाइम जो रहता है वो 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर पे मर जाता है. तो यहाँ पे तो हम 91 डिग्रीज पे लेके जा रहे हैं, तो एंजाइम्स का टूटना बनता ही बनता है. सो एंजाइम्स ना टूटे इसलिए थर्मोस्टेबल एंजाइम्स ले रहे हैं. अब ये एंजाइम हम किस में से लेते हैं? तो हमारे पास एक बैक्टीरिया होता है जो हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव करता है. उस बैक्टीरिया का नाम है थर्मस एक्वाटिकस. ठीक है, उस बैक्टीरिया का नाम है थर्मस एक्वाटिकस. क्योंकि ये बैक्टीरिया खुद हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव करता है, तो ऑब्वियस ही बात है कि इसके अंदर का डीएनए भी हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव कर लेगा और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम भी हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव कर लेगा. तो बेटा इस बैक्टीरिया के अंदर से हम डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को आइसोलेट करते हैं और उस एंजाइम को हमने नाम दिया है एज टैक पॉलीमरेज. ठीक है, ये टैक पॉलीमरेज कैसे आया बेटा? T stands for thermos and AQ stands for aquaticus. So that is thermos aquaticus, stack polymerase. All right, बेटा. ठीक है. Let's go to the procedure. प्रोसीजर में सबसे पहले हमने कहा डीनेचुरेशन स्टेप हो जाएगा जो 91 डिग्री सेल्सियस पे होता है. इसमें क्या होगा कि जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो सेपरेट हो जाता है और दो अलग अलग स्ट्रैंड्स मिल जाएंगे हम. दैट इज डीनेचुरेशन स्टेप. सेकेंड स्टेप दैट वी हैव ओवर हियर इज अनीलिंग स्टेप, जहाँ पे प्राइमर्स लगा दिए जाएंगे एज वी कैन सी ओवर हियर. और ये जो प्राइमर्स यहाँ पे लगा दिए गए हैं बेटा, इन प्राइमर्स को लगाने के लिए टेम्परेचर को कम कर दिया जाता है, समवेयर अराउंड 54 डिग्री सेल्सियस पे लाया जाता है. ठीक है, अब इसमें से एक प्राइमर जो है वो आगे की तरफ जाएगा, दूसरा उल्टा जा रहा है. तो दिस बिकम्स फॉरवर्ड एंड दिस बिकम्स रिवर्स. करेक्ट, दैट्स हाउ फॉरवर्ड एंड रिवर्स प्राइमर्स कम इनटू पिक्चर. उसके बाद अगेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज फॉर एक्सटेंशन एंड इट इज इंक्रीज टू समवेयर अराउंड 72 डिग्री सेल्सियस, wherein tag polymerase will come into picture as we can see over here. मैं थोड़ा zoom कर देता हूँ. As we can see over here, tag polymerase comes into picture and it is responsible for polymerizing the entire DNA and thus you will have two new DNA strands that will be obtained. ठीक है बेटा. अब ये पूरे प्रोसीजर को करने के लिए हमें 3 से 5 मिनट लगते हैं और ऐसे 25 से 30 साइकिल्स किए जाते हैं. जब 25 से 30 साइकिल्स करते हैं तब जाके हमको मिलियंस ऑफ कॉपीज ऑफ डीएनए मिलता है. तो इफ आई वांट टू आइडेंटिफाई कि कितने डीएनए कॉपीज मिलेंगे एट द एंड ऑफ सम n नंबर ऑफ साइकिल्स, दिस इज द फॉर्मूला दैट इज बीइंग यूटिलाइज्ड व्हिच इज 2 रेज टू n. यहाँ पे अगर मैं 30 साइकिल्स गिनूं तो मुझे 2 रेज टू 30 डीएनए के फ्रैगमेंट्स मिल सकते हैं. और ये डीएनए फ्रैगमेंट्स कितने समय में मिलेंगे अगर ये मुझे कैलकुलेट करना है
तो आई सिंपली डू व्हाट 30 into 5 या 30 into 3 वट एवर टाइमिंग इज गिवन टू यू। ठीक है, इन द क्वेश्चन में जो भी टाइमिंग दी है उस टाइमिंग को पकड़ के तुमको उसको मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। क्लियर है यहाँ तक बेटा? कोई डाउट्स अपने को? ठीक है, ये हो गया हमारा पीसीआर के मदद से हमने डीएनए को एम्पलीफाई कर दिया। सो वी परफॉर्म्ड द एम्पलीफिकेशन ऑफ डीएनए। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर अप टिल हियर बेटा। ऑल राइट, चलो